नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक उपचार के बारे में। फर्स्ट एड वह तुरंत सहायता है जो किसी घायल व्यक्ति या बीमार व्यक्ति को डॉक्टर के आने से पहले दी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है जीवन बचाना, स्थिति को बिगड़ने से रोकना और जल्दी रिकवरी में मदद करना। चाहे चोट छोटी हो या बड़ी, सही समय पर दिया गया फर्स्ट एड किसी की जान भी बचा सकता है। इसलिए हर व्यक्ति को बेसिक एड की यानी कि फर्स्ट एड की बेसिक जानकारी होना जरूरी है। इस वीडियो में हम जानेंगे फर्स्ट एड के महत्वपूर्ण नियम, जरूरी टेक्निक्स और इमरजेंसी में क्या करना चाहिए। और इसी से रिलेटेड जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं, एमसीक्यूज, इसकी वीडियो के एंड में हम लेकर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जान लेते हैं कि फर्स्ट एड होता क्या है, इसकी डेफिनेशन या मीनिंग क्या हो सकता है। इमीडिएट ट्रीटमेंट एज ए रिलीफ गिवन बिफोर द मेडिकल ट्रीटमेंट इज अवेलेबल टू अ पर्सन injured accidentally or suddenly attacked with illness is called first aid। यानी कि किसी दुर्घटना में घायल व्यक्ति या अचानक बीमारी से गिरे व्यक्ति को चिकित्सा उपचार उपलब्ध होने से पहले राहत के रूप में दिया गया त्वरित उपचार यानी कि प्राथमिक उपचार, प्राथमिक चिकित्सा यानी कि फर्स्ट एड कहलाता है। अब कौन कौन से प्राथमिक उपचार या फर्स्ट एड हो सकते हैं, जैसे कि क्या क्या इमरजेंसी आ सकती है और फर्स्ट एड क्या हम दे सकते हैं, क्या एक्शन उसका हो सकते हैं। सीवियर ब्लीडिंग होए यानी कि ज़्यादा ब्लीडिंग निकले तो क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट प्रेशर या बैंडेज हम लगा सकते हैं। फ्रैक्चर हो तो स्प्लिंट या इमोबिलाइजेशन यानी कि जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ उसको मोबिलाइज यानी कि उस हाथ को, उस स्थान को हम हिलने ना दें। डिहाइड्रेशन के लिए ओआरएस यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन दे सकते हैं। बी स्टिंग के लिए आइस पैक यूज कर सकते हैं। चोकिंग के लिए हम लोग एब्डोमिनल थ्रस्ट दे सकते हैं, उसको पीछे से उसकी कमर पे मार के, तो उसको ये उपचार कर सकते हैं। अब ये बात हुई कि इमरजेंसी में क्या क्या कर सकते हैं। अब यही जानकारी हम सभी को होना जरूरी है। अब इसी से रिलेटेड मैं आपके सामने कुछ एमसीक्यूज, जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है वो लेकर आया हूँ, जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे कि इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ब्लीडिंग फ्रॉम एन आर्टरी ऑफ द हैंड वेयर शुड प्रेशर बी अप्लाइड, यानी कि हाथ की धमनी से होने वाले रक्त स्त्राव को रोकने के लिए दबाव कहाँ लगाया जाना चाहिए। जैसे कि ऑप्शन इसमें क्या क्या दिए होंगे, नियर ट्राइसेप्स मसल्स, ट्राइसेप्स मांसपेशी के पास, नियर बोन ऑफ नेक, गर्दन की हड्डियों के पास, नियर बाइसेप्स मसल यानी कि बाइसेप्स मसल के पास, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑन द अप साइड ऑफ इंजरी, चोट के ऊपरी हिस्से पर। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा तो कौन सा होगा वो आप देख सकते हैं। यानी कि जब भी हाथ की धमनी से होने वाले रक्त स्राव यानी कि खून निकल रहा है तो उसको रोकने के लिए हाथ में क्या करना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ये रहा ऑप्शन नंबर सी, बाइसेप्स मसल के पास। बाइसेप्स मसल के पास हम क्या करेंगे, दबाव बनाएंगे यानी कि वहां पे प्रेशर बनाएंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो जो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, क्योंकि हाथ की धमनी के रक्तस्राव को रोकने के लिए ब्रेकियल आर्टरी पर दबाव डाला जाता है। जो ऊपर बाह में, जो हमारी बाह है, जो हमारी ऊपर बाइसेप्स के अपर पार्ट है, उसमें बाइसेप्स के पास होती है। तो जो करेक्ट आंसर इसके अकॉर्डिंग वो हुआ, वो हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपके सामने है, विच सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट इन केस ऑफ डिहाइड्रेशन, यानी कि निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन के मामले में कौन सा घोल शुरू करना आवश्यक है। जब हमें डिहाइड्रेशन होता है तो रिहाइड्रेट करने के लिए यानी कि हाइड्रेट करने के लिए हमें क्या क्या लेना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पे है सॉल्ट, शुगर, लेमन या फिर सभी। अब सभी की बात की जाए, ये हम जनरली घर में यूज करते हैं। एक घोल बनाते हैं, एक सॉल्यूशन बनाते हैं जिसमें सॉल्ट भी होता है,
शुगर भी होती है और लेमन भी होता है। लेकिन जो बेस्ट है इन सब का जो सॉल्यूशन वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ORS यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ये इसका परफेक्ट होगा, तो उसका ऑप्शन नंबर डी इसमें सबसे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन केस ऑफ हनी बी बाइट कर लेती है, व्हाट इज टू बी रब्ड ऑन द स्टंग पार्ट। मधुमक्खी के काटने की स्थिति में डंक वाले स्थान पर क्या रगड़ना चाहिए। ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन नंबर ए आइस, ऑप्शन नंबर बी टिंचर आयोडीन, ऑप्शन नंबर सी हॉट वाटर सॉक्ड पीस ऑफ क्लॉथ, या फिर टिंचर बेनोजेन। तो इसमें से क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या हमें मधुमक्खी के काटने के बाद हमें अप्लाई करना चाहिए। तो सबसे जरूरी क्या है, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जहां मधुमक्खी ने काटा है वहां का जो उसका स्टिंग है, जो उसका डंक है, उसको निकाल देना चाहिए। और फिर उसके बाद आइस हमें अप्लाई करना चाहिए। आइस क्या करता है, आइस हमारी जो स्वेलिंग है, स्वेलिंग को रिड्यूस करता है, स्वेलिंग को यानी कि सूजन को रिड्यूस करता है। तो सूजन को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, आइस को अप्लाई करेंगे। बर्फ लगाने से सूजन कम हो जाएगी और मधुमक्खी के जहर से होने वाले दर्द में भी राहत मिलेगी, फायदा होगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, आइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इन केस ऑफ फ्रैक्चर व्हाट शुड बी अप्लाइड व्हाइल ट्राइंग अ बैंडेज। यानी कि अस्थि भंग यानी कि फ्रैक्चर के मामले में पट्टी बांधते समय क्या लगाया जाना चाहिए। नीचे वाले ऑप्शन में से क्या क्या तब लगाना चाहिए जब अस्थि भंग होता है, यानी कि आपका फ्रैक्चर हो जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सॉल्यूशन, स्प्लिंट यानी कि खरपच्ची, या फिर एंटीसिपेटिक, या फिर थिक क्लॉथ। ये ऑप्शंस में से क्या बेस्ट होगा, क्या लगाना चाहिए जब अस्थि भंग हो जाता है, फ्रैक्चर आ जाता है। तो जो ऑप्शन है इसका करेक्ट वो हो जाएगा खरपच्ची, यानी कि स्प्लिंट आपको लगाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि खरपच्ची का उपयोग टूटी हुई हड्डी को स्थिर करने के लिए किया जाता है, ताकि वह हिले नहीं और चोट बढ़े नहीं। खरपच्ची हम सपोर्ट में लगा देंगे, यानी कि जो होती है वुडन की, उसको सपोर्ट में लगाएंगे और वहां से वो हिलेगा नहीं, स्प्लिंट लगा देंगे। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, व्हाट केयर शुड यू टेक इन केस ऑफ सरपेंट बाइट, स्नेक बाइट। यानी कि यदि आपको स्नेक बाइट कर लेता है, आपको सांप काट लेता है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए। सांप के काटने की स्थिति में आप क्या सावधानी बरतेंगे। तो कौन सी सावधानी आपको बरतनी है, किस बात का ध्यान रखना है, तो उसको हम देख लेते हैं। तो ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए, ऑप्शंस क्या क्या है, टू गिव रेस्ट टू द पेशेंट, रोगी को आराम देना चाहिए, या फिर लेट द पेशेंट स्लीप, सोने, लेट द पेशेंट स्लीप, रोगी को सोने देना चाहिए, या फिर द पेशेंट शुड नॉट बी अलाउड टू स्लीप, रोगी को सोने नहीं देना चाहिए, या फिर मेक अरेंजमेंट फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, चिकित्सा उपचार की व्यवस्था करना चाहिए। तो कौन सा इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा वो हम देख लेते हैं। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मेक अरेंजमेंट फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। यानी कि सांप के काटने पर हमें सबसे पहले मेडिकल अरेंजमेंट करना चाहिए, ताकि जहर ज़्यादा फैले नहीं। क्योंकि क्या होता है कि सांप के काटने से सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होगा, रोगी को जल्द से जल्द, यानी कि जो पेशेंट है उसको जल्द से जल्द अस्पताल में पहुंचाना चाहिए, और जो उसका एंटीवेनम है, चिकित्सक उपचार है, उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। जो उसका जहर लगा है, उसने सांप ने काटा है और जहर चढ़ा है, उसको निकालने के लिए ऐसे एंटीवेनम उसको देनी होती है। तो सबसे जो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इन इन सेफर विधि ऑफ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन हाउ इज द पेशेंट रिक्वायर्ड टू लाई डाउन। यानी कि कृत्रिम श्वास की सेफर विधि
में रोगी को कैसे लेटाया जाता है। यानी कि सेफर विधि यदि हम देते हैं, सेफर विधि से कृत्रिम सांस देते हैं, नेचुरल यानी कि आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देते हैं, तो उस टाइम पे रोगी को, जो पेशेंट है, उसको कैसे लेटाया जाता है, उसकी पोजीशन क्या होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन है ऑन द बैक, या पीठ पर, पीठ के बल, या फिर इन्वर्टेड ऑन द बेली, बेली पर पेट के बल उल्टा, या फिर ऑन द साइड करवट लेकर, या फिर नॉट टू स्लीप, सोने नहीं देना। तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो जो सेफर विधि है, सेफर विधि में सबसे जो मेथड होता है बेस्ट, तो रोगी को क्या करते हैं, रोगी को हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड ऑन द बेली, यानी कि पेट के बल हम उसको उल्टा लेटा देंगे, उल्टा लेटा देंगे, तो तब ये हम आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन उसको दे पाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि सेफर विधि में रोगी को पेट के बल उल्टा लेटाया जाता है ताकि श्वसन मार्ग के तरल पदार्थ बाहर निकल सके। जो उसमें के तरल पदार्थ है, जो भी उसने लिक्विड अंदर है, और उल्टा लेटा देंगे तो क्या होगा कि वो बाहर इजीली निकल जाएगा और उसका उपचार हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए, आपको बेसिक जो फर्स्ट एड है उसके बारे में पता लग चुका होगा। तो आशा करता हूँ यदि ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हुई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस वीडियो का एंड क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन, इन डॉक्टर सिल्वेस्टर मेथड ऑफ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, हाउ इज द पेशेंट रिक्वायर्ड टू लाई डाउन। कृत्रिम श्वास की डॉक्टर सिल्वेस्टर विधि में रोगी को कैसे लेटाया जाता है, जो पेशेंट है, पेशेंट को कैसे लेटाया गया है। आप देख सकते हो ये जो है आपका सिल्वेस्टर विधि है, सिल्वेस्टर विधि से ट्रीटमेंट किया जा रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहली जो पिक्चर है, ये पिक्चर नंबर 1 है। इसमें रोगी को पहले सीधा लेटाया गया है, उसके बाद उसके हाथ दोनों पकड़ के पीछे की साइड ले जाया गया है, और फिर उसका उपचार किया जा रहा है। तो जो इसके ऑप्शन है वो है ऑन द बैक, पीठ के बल, यहाँ पे पीठ के बल नहीं है यहाँ पे। फिर उसके बाद है, सॉरी, जो ऑप्शन है इसके है ऑन द बैक, पीठ के बल, फिर इन्वर्टेड उल्टा, उल्टा नहीं है, ऑन द साइड, साइड भी नहीं है, नॉट टू स्लीप, स्लीप भी नहीं है। यानी कि इसमें क्या किया है, पीठ के बल उसको लेटाया गया है। आप जैसे देख सकते हो पीठ के बल लेटा हुआ है, और फिर उसका उपचार किया जाए दोनों हाथों को पीछे ले जाकर। एक और चीज इसमें की है कि जो उसकी पीठ है, पीठ के नीचे उसने क्या रखा है, कोई भी तकिया रखा है, कोई ऐसी वस्तु रखी है, कपड़ा रखा है, जिससे कि उसका जो अपने लंग्स है, लंग्स इन्वर्टेड हो जाए, यानी कि ऊपर की तरफ एलिवेटेड हो जाए। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑन द बैक, पीठ के बल उसको लेटाएंगे, ताकि सिल्वेस्टर विधि में रोगी को पीठ के बल लेटाया जाता है ताकि छाती को फैलाकर श्वास प्रक्रिया में मदद की जा सके। तो ये जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, एग्जाम ओरिएंटेड थे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं, तो उसके लिए भी मुझे आइडिया है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।